देखो सभी लोग को स्क्रीन दिख रहा है। आज करते एग्जाम्पल 4। इसमें बनाएंगे हम लोग अंडरराइटिंग अकाउंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ अंडरराइटर में। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बहुत इजी है। अंडरराइटर बताइए सभी लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग? ईशा देख पा रही हो? श्रेया स्क्रीन दिख रहा है? सर Underwriter A underwrites an issue of 10,000 share of 10 each in consideration of commission of 4% payable in cash। ए कौन है? एक अंडरराइटर है जिसने क्या किया, अंडरराइट किया है 10,000 शेयर 10 रुपए वाले, यानी कितने हो गए, 1 लाख रुपए हो गया। 4% कमीशन मिलेगा उसको, यानी कि 4,000 रुपए कैश मिलेगा। 1 लाख का 4%। द पब्लिक having subscribed for 9,500 shares only। अच्छा, पब्लिक ने क्या किया, 9,500 लिया। अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू टेक अप रिमेनिंग 500 शेयर। इसी बात का तो उन्होंने किया था, अंडरराइट ए ने किया था कि पब्लिक नहीं लेगा तो इनको लेना पड़ेगा, इसी बात का मिलता है इनको कमीशन, दिस इज अंडरराइटिंग। तो 500 शेयर कम बिका था तो 500 शेयर अंडरराइटर लेना पड़ेगा, पूरा बिक गया होता नहीं लेना पड़ता, लेकिन कमीशन तब भी मिलेगा पूरे पर, भले 500 लिए क्या हुआ। हिज एक्सपेंसेस हुआ अमाउंटेड रुपीज 100 रुपए व्हेन ही क्लोजेस हिज अकाउंट्स फॉर द ईयर। नो शेयर वाज सोल्ड, उसे कुछ बेचा नहीं है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स वाज 6 पर शेयर हो गया, ठीक है, 10 था 6 पे हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर क्लोजिंग हिज अबव अकाउंट फॉर द ईयर द अबव मेंशन्ड राइटर सोल्ड 200 शेयर्स एट रेट ऑफ 6 पर शेयर। 500 शेयर में 2 शेयर उसने बेच दिया 6 के भाव से। The market value of the remaining share at the close of the year 5 पे हो गया, शेयर का दाम और गिर गया, अब वैल्यू उसकी 5 की हो गई। In the next year the underwriter sell all the remaining share, जो 300 बचा रहा सब बेच दिया उन्होंने, 7 रुपए भाव से दाम बढ़ा, 7 भाव से खाली कर दिया, बेच दिया। अब उसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये आपको निकालना है। और so the underwriter accounts for the 3 years in the books of A। 2-3 साल रखा था वो क्या है उसका होगा, आइए चेक करें। तो यहाँ कह रहा है इन द बुक्स ऑफ ए, जो कि हमारे लिए क्या है, अंडरराइटर है। तो अंडरराइटर के यहाँ हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब इस समय हम लोग अकाउंटिंग अपनी कंपनी क्या नहीं कर रहे हैं, ध्यान रहे। अब इस समय हम लोग अकाउंटिंग किस क्या कर रहे हैं बेटा, अंडरराइटर क्या कर रहे हैं। तो अंडरराइटर अपने आप को मान लो हम अंडरराइटर हैं, तो इस सोच की एंट्री पास करेंगे। हम कंपनी नहीं है, हम इस एंट्री पास नहीं करेंगे, हम अंडरराइटर हैं। हम जो अंडरराइट किए हम अपने एंट्री पास कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात, पहले हमको कमीशन रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन एंट्री पास की जाती है। तो आप लिखेंगे क्या, बाई बैंक हो गया, अंडरराइटिंग अकाउंट बनाएंगे और यहाँ आप लिखेंगे बाई बैंक, कमीशन पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बाई अंडरराइटिंग कमीशन है तो बाई बैंक कर लिया आपने। कमीशन 4,000 कैसे आया, 10,000 10 किए तो 1 लाख रुपए आया, 1 लाख रुपए का 4% होता है आपका 4,000, तो 4 यहाँ भर दिया हमने। क्लियर है बात। उसके बाद इनका 100 रुपए खर्च भी हुआ था, एक्सपेंसेस हुए थे, टू बैंक किया एक्सपेंसेस तौर पर, एक्सपेंस टू बैंक कर लिया, अंडरराइटिंग दाम पर था तो बैंक 100 रुपए खर्चा हो गया आपका। अच्छा, और उसके बाद उसको 500 शेयर परचेज भी करना पड़ा, तो कहेगा ना टू बैंक करेगा क्योंकि उसके पास पैसा जा रहा है, और 500 शेयर 10 के भाव से प्राइस थी, इंटू 10 किया तो 5,000 रुपए आते हैं। टू बैंक कर दिया 5,000 रुपए से, तो 5,000 चला गया। अब इसे राइटिंग अकाउंट में अब बैलेंसिंग करेगा ये, जब बैलेंसिंग किया तो अंडरराइटिंग के नाम पर बैलेंसिंग उसका आ रहा है कितना, 1100 आ रहा है बैलेंसिंग, यानी 1100 रुपए में उसके 500 शेयर उसके पड़े कमीशन को शामिल करते हुए। अब नेक्स्ट ईयर में ये इसकी ओपनिंग करेगा, टू बैलेंस बीडी किया 1100 रुपए का, जो कि 500 शेयर उसके पास पड़े हैं और 1100 रुपए उसकी जेब से खर्चा हुआ है, तो 4 मास आ ही गया था। अभी क्या किया, इस साल इसने 200 शेयर बेच दिया है, तो 200 शेयर बेचा है 6 के भाव से, तो 200 इंटू 6 किया आपने तो 1,200 रुपए आते हैं। तो भाई बैंक कर लिया, सेल प्राइस 1,200 दिखा दिया हमने। अच्छा, अब जब इन्होंने जब 200 शेयर बेचा है तो उनको यहाँ पर इन्होंने डाल दिया। अब उनके पास क्या बचा है, कितने शेयर के पास बचे, 300 शेयर के पास बच रहे हैं। इसकी बैलेंसिंग करेगा ये, इधर 1100 वैल्यू थी, अब 1,200 बेच दिया है, तो बैलेंसिंग ये 2 में आई तो उसको बंद करेंगे। इसकी प्रॉफिट के रूप में रहेगा टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल 100 रुपए, इसकी प्रॉफिट चला गया। और इसकी बैलेंस शीट, इसके पास 300 शेयर बचे हैं लेकिन इसकी बैलेंसिंग कुछ नहीं है, उसके लिए फ्री पड़ गया, उसका वैल्यू कुछ नहीं, नील वैल्यू उसकी पड़ रही है। अब इसकी जब ओपनिंग करेंगे, 300 शेयर की ओपनिंग किया, वैल्यू नील हो चुकी है ऑलरेडी, सो प्रॉफिट पहले कमा चुके थे। अब इस बचे 300 शेयर को उसने 7 के भाव से बेच दिया, तो बाई बैंक किया 300 इंटू 7 2100 रुपए,
और ये 2100 रुपए बैलेंसिंग के रूप में बंद करेंगे पीएल से, पूरा का पूरा 21 की प्रॉफिट हो गई है, इसलिए प्रॉफिट इसको बंद कर दिया गया। बस सिंपल से अकाउंट है। अंडर राइटिंग करने की प्रक्रिया में इसको अंडर राइटर को नुकसान नहीं हुआ है, इसको फाइनली देखो 2100 प्रॉफिट हुआ है, 100 ऊपर हुआ है, कुल मिला के 2200 उसकी प्रॉफिट हो रही है, लॉस नहीं हुआ इसका। ये था अंडर राइटिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अंडर राइटर। बहुत सिंपल तरीका था कि वो मिक्स करके देख लिया कि हमको कमीशन मिला, हमें शेयर परचेज करना पड़ा, और मजबूरी में जब शेयर परचेज किए वो दाम गिर गया, सस्ते में बेचना पड़ा, तो ओवरऑल कमीशन का पैसा और शेयर जो खरीदे बेचने में नुकसान हुआ, सब ओवरऑल कंबाइन किया, तब मिलाने के बावजूद देखा जाए उसको वो प्रॉफिट में ही है, लॉस में नहीं है। अब बना रहे हैं हम लोग अंडर राइटिंग अकाउंट दूसरा मेथड। इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है ना। उसमें बनाएगा अंडर राइटिंग अकाउंट अलग बनेगा और कमीशन अकाउंट अलग बनाएगा। उस अभी जो पहले हमने किया था, अभी बनाया आपको मेथड में, इसमें सिंपल था वो, इसमें कमीशन वो मिला मिक्स कर दिया था। अब यहाँ अल्टरनेटिव मेथड बनाया जा रहा है आपको, इस मेथड में आप जो मर्जी आप कर सकते हो, हम दोनों बता देते हैं आपको। अल्टरनेटिव वाले में क्या होगा कि आप अंडरराइटिंग अकाउंट अलग बनाएंगे और कमीशन अकाउंट अलग बनाएंगे। तो जब कमीशन अंडरराइटिंग बनाएंगे आप, तो अंडरराइटिंग के नाम पर 100 रुपए खर्च हुआ था आपका, आप कहेंगे टू एक्सपेंसेस किया आपने 100 रुपए का, फिर आपने 5000 रुपए आपने शेयर परचेज किया है राइटिंग नाम पर, शेयर लेना पड़ा आपको, टू बाइंग किया 5000 रुपए का, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप कहेंगे बाय सेल्स अकाउंट 500 शेयर डेट ऑफ 6 पर शेयर, 30,000 भाव से जो प्राइस चल रही थी वो पूरा प्राइस मार्केट में चलेगा, 6,500 मान चलेगा, हमने बेचा हो गया है, 6,000 ले लिया और डिफरेंस को ट्रांसफर करेगा पीएल में, 21 रुपए ट्रांसफर कर दिया। जो शेयर अभी ये नहीं बेचे हैं उस शेयर पर भी क्या मान चल रहे हैं कि माना जाएगा 500 शेयर बेच दिया है, जबकि इनके पास इसका बेचा नहीं था कुछ भी, ठीक है। उसकी वैल्यू लेने के लिए कि शेयर वैल्यू की अच्छे भाव चल रही है ना, तो उसकी सेल प्राइस पर वैल्यू को लेके उन्होंने चला इन्होंने। फिर इसको जब इन्होंने ओपनिंग किया, बैलेंस सीडी किया इन्होंने, इनकी बैलेंसिंग क्या है, वही 30,000 शेयर की बैलेंसिंग थी इनकी, बाकी ट्रांसफर कर चुके थे, 30,000 शेयर की उन्होंने बैलेंसिंग किया। इसको सेकंड में क्या किया, 2 शेयर सेम बेचा है 1200 रुपए का, अब आगे 300 शेयर बच गया है, 300 बचा शेयर, अब जो आया 5 के भाव से था इनका, जो आज की रेट में वैल्यू बताया था कुछ समय कि इसमें रेट आउट किया गया 5 भाव चल रहा था, तो 5 के भाव को ले लिया, वैल्यू कर लिया, अब आगे डिफरेंस पीएल भेज दिया। फिर इन्होंने 300 की ओपनिंग किया, इस बार शेयर जो चल रहा था 7 के भाव पर था, तो 7 के भाव पर सेल दिखा दिया, ठीक है। अब पीएल में 600 भेज दिया। हालांकि ये मेथड जो है इतना कारगर नहीं है, प्रैक्टिकली ये मेथड यूज नहीं किया जाता है, मगर है तो हमने आपको बता दिया। कम से कम बनाएंगे तो बाई बाई किया 4000 मिलेगी आप लोगों को, और उसमें से आप जो आप इधर जो आपने पीएल भेजा है पैसा, आपने एक बार 2100, एक बार यहाँ भेजा, ऊपर भेजा था आपने यहाँ पर 2100 रुपए, तो आपने डाल दिया, आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर हो गया 2100 1900 ज्यादा बंद हो गया आपका। तो ये इतना कारगर नहीं है, जो पहले आपने बताया था वो वाला ज्यादा यूज होता है, वही आप लगाइए, आपने ज्यादा बेहतर पड़ेगा, बाकी आगे आपकी मर्जी जो आपको सही लगे, दोनों बता दिया हमने। अब बात करते हैं हम लोग सब अंडरराइटिंग की। सब अंडरराइटिंग क्या होता है भाई, एक अंडरराइटर ने क्या किया है, शेयर अंडरराइट किया, अंडरराइट करने के बाद उसने क्या किया, एक और क्या ले लिया, क्योंकि हो सकता था कि रिस्क कवरेज, उसको लग रहा था कि अधिक रिस्क हो जाएगा, पूरा कवरेज नहीं कर पा रहा है, तो क्या कर लिया, अंडरराइटर ने भी क्या किया, अपने अंदर में एक और अंडरराइटर रख लिया, उसको बोलते हैं सब अंडरराइटिंग। पढ़िए If an underwriter has more work of underwriting, he may keep number of underwriters under him. All such underwriter work under him. They have normally no contract with the company. They are responsible to the underwriter only. Hence, they are called sub underwriter. यानी कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत बड़ा इशू आई थी, वो हम जाकर के पूरा एक बार में 1 करोड़ का अंडरराइट हमने ले लिया, वहां से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेने का। अब हमको लग रहा है कि 1 करोड़ का कहाँ से व्यवस्था होगी, हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर में सब अंडरराइटिंग रख लिया, तो चालों को और ईसा को रख लिया, श्रेया को बुला लिया, अमित को बुला लिया, सबको बुला लिया, भाई आप भी मेरे अंडर में इसको अंडरराइट कर लीजिए, आप लोग, आपको भी कमीशन दे देंगे हम। तो अंडरराइटर ने क्या किया है, अपने अंदर में और अंडरराइटर रख लिया है, इसको इसका जो हमने रखा है उसका संबंध क्या है हमारे आपसे, यानी कि जो हमारे नीचे है वो डायरेक्ट कंपनी संबंध नहीं रखेगा, इसलिए कहलाया गया वो सब अंडरराइटर। वो भी अंडरराइटर बना, लेकिन वो सब अंडरराइटर हो गया, जो अंडरराइटर के नीचे वो है, डायरेक्ट कंपनी से नहीं कॉन्ट्रैक्ट उसका, ना वो भी कहलाता अंडरराइटर। ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। टेल मी ऑल ऑफ यू, ये बात समझ में आई कि नहीं, सुन पाए, देख पाए कि नहीं? सर एक बार फिर से रिपीट करिए तो।
हमने ये कहा कि अंडर राइटर ने अपने अंडर में कुछ लोगों को और रख लिया और अंडरराइट करा दी। उसको बोलते हैं जैसे कि किराएदार ने एक रूम किराए पे लिया और किराएदार ने क्या कर लिया, आधा रूम किसी दूसरे किराएदार को दे दिया। इसको बोलते हैं सब रेंट, सब लीज। उसी प्रकार से बना सब अंडरराइटर। एक ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने क्या किया, अपने अंदर में दोबारा भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अपने अंदर रख लिया। उसको बोलते हैं सब अंडरराइटिंग। बड़ा सी होगा इसे होता है आ रहा है ओवरऑल कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। व्हेन अ ब्रोकर एंटर इन एग्रीमेंट विद द कंपनी दैट he will appoint sub underwriter who will assist in underwriting work, he gets an additional commission from the company for the subscription proceed procured by the sub underwriter. This commission is known as the overall commission or overriding commission। यानी कि एक ने ठीक है उससे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, भाई हम आपका पूरा काम करवाएंगे, बड़ा है आप चिंता मत कीजिए, बाकी सब इच्छे हम ही करवा देंगे, उसके लिए अलग से थोड़ा कमीशन मिलेगा। उसको बोलते हैं ओवरऑल कमीशन या ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं उसको। ठीक, अब आ रहा है अंडरराइटिंग अकाउंट। द कमीशन पेड टू सब अंडरराइटर is recorded in the debit side of the underwriting account. Whatever shares taken up by the sub underwriter are recorded in the credit side of जो भी हमने आपको कराया था, अभी क्वेश्चन कराया है, अंडरराइटिंग अकाउंट खुलवाया है, वही चीज आपको ये बता रहा है और नई बात में कुछ नहीं बता रहा है। देखिए ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये वैसे ही क्वेश्चन जैसा अभी हमने आपको कराया था, शेयर लिया है, कमीशन दिया हुआ है, ये बनेगा आपका होमवर्क। आप इसको होमवर्क के तौर पर करिएगा, नहीं समझ में आएगा हमसे पूछिएगा, हम कराएंगे। जैसे अभी हमने आपको कराया है क्वेश्चन राइटिंग वाला, उसी तरीके से क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। नहीं आएगा तो हमसे बात कीजिएगा, तो हम करा देंगे आपको। अंडरराइटिंग इन्वेस्टमेंट मिला अकाउंट बन जाता है, जो मैंने पहला सिखाया था आपको वही बैठा उस सारे क्वेश्चन को, ये भी वही कह रहा है आपसे। नया पॉइंट दिख गया, टॉपिक कवर कर ले हम लोग। हाँ, ये नई टॉपिक आप सामने आ रही है, फर्म अंडरराइटिंग। ये क्या होती है ये समझो, ये आपको समझना होगा। क्वेश्चन लगवाते हैं इसका हम लोग, नया टॉपिक आया है, समझ लो इसको क्या है, फर्म अंडरराइटिंग है। देखो अंडरराइटिंग जब हो रही है तो फर्म मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अब जब शेयर्स, ध्यान सुनना क्या बताने जा रहे हैं। शेयर अंडरराइटर ने अंडरराइट कर लिया, अब कंपनी शेयर इशू करेगी। जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो सारे फॉर्म जो मिल रहे होते हैं, फॉर्म कट रहे होते हैं, लोग परचेस कर रहे होते हैं फॉर्म भरने के लिए। इस फॉर्म में क्या होता है, अब इसमें इशू कराने में अंडरराइटर भी हेल्प करता है। अंडरराइटर भी अपना फॉर्म इशू करवा रहा है, वो भी फॉर्म भरवा रहा है, कंपनी भरवा रही है। तो जो अंडरराइटर है उसमें क्या आता है, मार्क अनमार्क फॉर्म हो जाता है। यानी जो अंडरराइटर फॉर्म इशू करा रहा है वो अपना क्या करता है, उसमें मोहर मार लेता है। इतना मोहर मारते मारते जाएगा कि बाद में कंफर्म हो जाता है कि अंडरराइटर की वजह से कितना शेयर बिक गए और कंपनी ने अपने खुद नाम पर कितना शेयर बेच लिया। ठीक है, तो बाद में जब मार्क करेंगे उसी का, लेकिन एक के जहाँ पर 2-3 अंडरराइटर मिल जाते हैं, कंपनी एक के जहाँ से बड़ी इशू आती है तो एक नहीं कई सारे अंडरराइटर मिलकर अंडरराइट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये बात आती है यहाँ पर फर्म अंडरराइटिंग की। तो उसको पढ़ते हैं हम। इफ एन अंडरराइटर इंटर इनटू एग्रीमेंट विद द कंपनी दैट he will purchase a certain number of shares of the venture of the company without caring as to the number of shares which will taken up by the public, ठीक है, on the basis of prospectus, it is known as firm underwriting है। यानी फर्म ने क्या कर लिया कि पहले से ही कह दिया, भाई देखो तो मोहर मार्क परचेज तो करे सेल होगा ही होगा, पहले से ही उन्होंने क्या रखा है कि भाई देखो इतना शेयर हम अपने ओर से लेंगे। अब यानी कि प्राइवेटली कह दिया, पब्लिकली उन्होंने क्या रखा है, टेकन अप बाय द पब्लिक। किस पर देखो फिर एक बार पढ़ रहे हैं। अब जब कभी अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, he will purchase a certain number of share of debenture of company without carrying as a number of share which will taken up by the public on the basis of prospectus। के अलावा वो अलग से परचेज करेगा, it is known as the firm underwriting। Suppose company has issued 3 lakh shares of 10 each, out of which firm underwriting हुआ है 15,000 शेयर का। अच्छा ध्यान से देखो, एग्जांपल से तुम अच्छे समझ जाओगे। Suppose a company has issued 3 lakh shares at the rate of 10 each, out of which firm underwriting is 15,000 shares। अच्छा, public has subscribed for 3 lakh shares as 15,000 shares are reserved for the underwriter। यानी अंडरराइटर ने कहा था कि भाई 15,000 शेयर हम तो लेंगे आपसे, इसको रिजर्व हटा लीजिए, इसको बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग। जो 15,000 सिक्योर कर लिया जाएगा वो शेयर लेगा ही लेगा।
तो 15 हटा दिया तो पब्लिक कितना बचेगा, 2,85,000 शेयर विल इशू टू द पब्लिक एंड एप्लीकेशन मनी ऑफ रिमेनिंग 15,000 का शेयर विल बी रिटर्न टू द पब्लिक। नॉर्मली the underwriter cannot set off his firm underwriting liability, but if the contract provides setting off the underwriting out of the underwriting liability, it may be done. अब कर रहा कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। In case of firm underwriting, the commission will be calculated on the those shares which were contracted for underwriting. For example, if 20,000 shares at a rate of 10 each were written, and out of these 3,000 shares were of firm underwriting, even then commission for all 20,000, तो इनकी कमीशन यहाँ भी आप समझ लीजिए कि अंडरराइटिंग जो कमीशन मिलेगा उन्होंने जो अपने लिए फर्म अंडरराइटिंग के नाम पर रिजर्व करा लिया है वो तब उससे मतलब नहीं है, वो परचेस करेंगे ना करें, लेकिन आपको कमीशन जब भी मिलेगा कंपनी जितना इशू लाई है 20,000 शेयर इशू लाया है तो 20,000 मिलेगा। ऐसा नहीं कि 3,000 वो क्या कर लिया है अपने नाम से रिजर्व करवा लिया है, 3,000 हमको दे देना हम लेंगे बाकी पब्लिक में दो, अपने नाम पर रिजर्व करा रहा है तो 17,000 पब्लिक में जा रहा है, तो ऐसा नहीं कमीशन उसको 17 मिलेगा, उसको कमीशन पूरा 20 पे ही मिलेगा। यानी कि फर्म अपने नाम अगर मोटी मोटा एक लाइन में कहा जाए तो अगर अंडरराइटर ने अपने नाम से कुछ शेयर रिजर्व करवा लिया है, रुकवा लिया है और रिमेनिंग करा पब्लिक इशू करो, इसी को बोलते हैं जो रुकवा लिया है इसी को बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग। एक लाइन की बात है, फिर रिपीट कर रहे हैं, अंडरराइटर ने कंपनी से अपने नाम अपने खुद लेने के लिए कुछ शेयर रिजर्व करवा लिया है उसको बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग। क्लियर है बात? बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। चलिए तो अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम सेवन क्या कहता है, ए लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड बी एग्रीड टू अंडरराइट। ए ने इशू किया है 20,000 शेयर, 10 वाले 2 लाख रुपए हो गए, बी एग्रीड हुआ अंडरराइट करने के लिए कमीशन आप 4% कमीशन मिलेगा उसको, नहीं 2 लाख का 4 निकालेंगे 4%। दिस कमीशन वाज पेबल 40% इन कैश एंड 60% इन फुली पेड अप शेयर पर, कोई बात नहीं शेयर मिलेगा पैसा कैश मिल जाएगा। बी आल्सो मेड अ फर्म एप्लीकेशन फॉर फर्दर 3,000 शेयर, अब उन्होंने क्या किया है अपने नाम पर रिजर्व करवा 3,000 से रिजर्व करवा लिया। ऑल द शेयर्स ऑफ ए कंपनी वर नॉट टेकन अप बाय द पब्लिक, पब्लिक नहीं लिया एंड बी हैज टू टेक अप 10% ऑफ द शेयर्स अंडरराइटेड, उनको लेना पड़ा। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ अ कंपनी वाज 8% हो गया है। प्रीपेड राइटिंग अकाउंट कमीशन अकाउंट एंड शेयर्स इन ए लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी। चलो ठीक है, अब पहले बात करते हैं हम लोग अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट बनाने में। जब बनाएंगे कमीशन आप तो आप निकालेंगे, कहेंगे आप सर भले फॉर्म कराया उसका मतलब नहीं है कमीशन मिलता है, अभी देखा आपने यहाँ पर समझा पूरे अमाउंट पे कमीशन देना है उसको, तो आप निकालेंगे 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपए हो गया, 2 लाख रुपए वैल्यू पर 4% मिलेगा उसको कमीशन, तो 2 लाख रुपए का 4% कितना होता है निकालिए, 2 लाख का निकालेंगे 4% आ जाएगा आपका, निकालिए निकालिए फट बताओ कितना आया, क्या निकालियो 2 लाख का 4% सर 8,000 ही आएगा, ठीक है तो 8,000 आ गया, लिखा में 2 तो लिखा हमने यहाँ पर 2 शेयर लिमिटेड 8,000 लिखा हमने यहाँ पर कमीशन तौर पर। अब उसमें भी कहा था उसको कि 40% उसको कैश से मिल जाएगा, 60% शेयर मिलेगा, तो 8,000 रुपए का 40% निकालो कितना होता है 8 4 जा 32 3200 आएगा आपका, तो 8,000 निकाला आपने अगर 40% तो आ गया 3200 रुपए, जो कहा था आपको कैश मिल जाएगा, तो बाई बैंक कर दिया, बाई बैंक 3200 रुपए हो गया। अब बाकी ये जो कहा था शेयर्स मिलेगा, तो बाई शेयर्स कर दिया हमने 4800 रुपए का, एक शेयर 10 रुपए का था तो 4800 रुपए शेयर फॉर्म मिल रहा है, इसका मतलब इनको 480 शेयर्स मिल गए इस फॉर्म में एज ए कमीशन तौर पर। चलिए आगे बढ़े, अब बनाना है आपको शेयर इन ए लिमिटेड अकाउंट बनाना होगा आपको, आप ठीक है ये बनाएगा शेयर कितना मिला इन लोगों को, जाहिर सी बात है तो यहाँ ही बोलेंगे शेयर बनाएंगे यहाँ पर, तो पहले टू बैंक करना पड़ा इनको, 3,000 शेयर जो क्या किए थे पहले से अंडरराइट कर रखे थे हम लेंगे, 3,000 शुरू में कहा था ना कि फॉर्म में अपना वो अंडरराइटर ने रिजर्व करवा लिया था 3,000 शेयर हम लेंगे, आप रिजर्व कर लीजिए जिसको कहते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग, तो 3,000 रिजर्व करवाया था तो कहेगा टू बैंक 3,000 शेयर के लिए 30,000 रुपए हो गया, और कहा है कि 10% शेयर फिर खरीदना पड़ा, क्वेश्चन कहा था आपसे पूरा 20,000 शेयर था, 20,000 शेयर का 10% निकालेंगे 2,000 आएगा, तो 2,000 शेयर परचेज करना पड़ा इनको,
2000 इंटू 10 के भाव से लिया, 20,000 रुपये आ गया। तो 3000 शेयर इन्होंने फॉर्मेलिटी नाम ले लिया, 2000 शेयर और ले लिया क्योंकि नहीं भी था, लेना पड़ा 10% इनको, तो ले लिए, 20,000 ये भी आ गया। अच्छा, और 480 शेयर इनके पास, इनको मिला था कंपनी से, उसी कंपनी का मिला था इनके पास, जो कि कमीशन के तौर पर आया था रूप में, उसका ऐसे कमीशन तौर पर शेयर मिल रहा, ऊपर निकाला था हमने। कुल मिला के इनके पास 3000 प्लस 2000 प्लस 480, अब इनके पास 5480 शेयर्स हैं। इनकी वैल्यू जो है जोड़ा जाए 54,800 वैल्यू होगी इनकी, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ लिख लिया हमने बाई राइटिंग कमीशन, इनको 8,000 कमीशन मिला इसके बदले में से, इतना सब काम के लिए इनको मिला है 8 कमीशन, 8,000 रुपए इन्होंने डाल दिया, 8,000 रुपए डाला, ठीक है। अब इन्होंने कहा जब मार्केट प्राइस पे इन्होंने जब इन्होंने अपना वैल्यू किया तो मार्केट प्राइस क्या चल रही थी इस समय, क्वेश्चन बताया था एट मार्केट प्राइस, बोलिए, हेलो बोलो। मार्केट वैल्यू 8 रुपीज बताया था ना, 8 रुपये उसने बताया था, ठीक है। जब आप इंटू करिए, इनके पास कितने शेयर हो गए थे पूरा मिला के, 3 2 5,480 हो गए थे वैल्यू इनकी, तो 5,480 शेयर हैं, इंटू 8 करिए, देखिए कितना आ रहा है, कि आज जो वैल्यू चल रही वैल्यू है उसी वैल्यू पे एंट्री करेंगे, ये लास्ट में क्लोजिंग करेंगे बैलेंस शीट जो बताएं इनका शेयर इतना बचा है इनके पास, इंटू 8 करिए कितना आया, करो श्रेया, 5,400 इंटू 8, ईसा कितना आया, बस 5,400 है ना, 3,000 प्लस 2,000 प्लस 480, तो 5,480 हुआ ना, इनके पास शेयर कितने हो गए, 5,480 शेयर की क्लोजिंग बचेंगे, इनके पास बैलेंस होगा, और मार्केट प्राइस चल रही है 8 रुपए। काफी देर से हम कह रहे हैं कि आपको इंटू करना नहीं आता, क्या आप इंटू नहीं कर सकते, ईसा कहाँ चली गई, हम ही कहे तभी होगा, श्रेया कहाँ गई, चलो हमने कर लिया, मेरा आ गया 48 मेरा आ गया। अब आपसे कोई उम्मीदें नहीं है हमको कि आप कुछ इंटू करके क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बस देख रहे लग रहा है, तो नहीं करेंगे तो करेंगे अपने लिए करेंगे आप। हमने कर लिया 5,480 हमारा इंटू 8 किया मार्केट वैल्यू से, तो 43,840 पे आया, क्योंकि हमने यहाँ इसको बंद कर दिया बैलेंसिंग से। अब इसकी जब बैलेंसिंग करेंगे, जो बैलेंसिंग मेरा आ रहा है, अगर बाई में आया तो लॉस का है, टू में आता तो प्रॉफिट का होता, तो बैलेंसिंग किया, बाई में आ रहा है 2960 रुपए मेरी बैलेंसिंग है, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल से बंद कर दीजिए, ब्रैकेट में लिखिए लॉस, यहाँ लिख लीजिए बैलेंसिंग फिगर, इसको लिख लीजिएगा बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि आप सब इसको करने से आपको अभी 2960 रुपए आपको लॉस हो रहा है, ये लॉस आपने दिखा दिया, इसलिए जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख लीजिए आप, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी, ठीक है। अब दो बातें आप सामने और भी हैं, एक है मार्क एप्लीकेशन और फॉर्म पर, एक है अनमार्क एप्लीकेशन, यानी कि अंडरराइटर का जो मोहर लग के आ जाता है उसको बोलते हैं मार्क हो चुका है, और अंडरराइटर का मोहर नहीं लगता है उसको बोलते हैं अनमार्क। आइए इसको पढ़ लेते हैं। When the shares and debentures of the company are issued to the public, whatever shares and debentures are issued by the underwriters to the public, the place a seal of their name, see मतलब उसको मोहर लगा रहेगा, seal of their name and address on the application form, and when the form bearing seal of the underwriter is received by the company, it becomes clear to the company as to how many forms are due to afford of a particular underwriter, यानी कि जो अंडरराइटर से इशू करवा रहा है, तो फॉर्म सेल करा रहा है, वो अपना उसमें मुहर मार सील मार के भेजेगा, जब वो फॉर्म जनता परचेस करेगी और पब्लिक परचेस करने वाले फॉर्म फिल कर कंपनी के पास जाएगा तो फॉर्म वहां छट जाएगा, जो ब्लैंक फॉर्म है बिना मोहर वाला वो अलग कर देंगे, जितने मोहर मार के आए अंडरराइटर का नाम पता लिखा रहेगा उसके ऊपर, वो वाला आ रहा है, समझ जाएंगे कि ये अप्रोच लगाया है अंडरराइटर ने, तो जितना भी अंडरराइटर के नाम से फॉर्म आया है फॉर्म से उसको बोलेंगे मार्क्ड हो गया है वो, ठीक है। जो ऐसे रहेगा वो अनमार्क रहेगा, लिखा देयर इज नो, नीचे पढ़िए अनमार्क वाले में, देयर इज नो such motivation to the application by the underwriter and the
these share applications are received directly from the company and the rate and are sent to them. However, the benefit of the shares given to the all underwriters. ऐसी बात है, अब अंडरराइटर ने हेल्प नहीं किया, अब सीधे कंपनी शेयर इशू कर रही है डायरेक्टली, अब पब्लिक परचेस किया, पब्लिक फॉर्म भरा है, अंडरराइटर ने हेल्प नहीं किया, कोई बात नहीं, तभी इसका बेनिफिट मिलने वाला अंडरराइटर को ही है। जितना अगर मान लो पूरा शेयर बिक गया तो अंडरराइटर नहीं खरीदना पड़ेगा और उसको कमीशन तो तभी मिलेगा। भाई पूरा अंडरराइटिंग किया, कमीशन उससे लिया था, अंडरराइटिंग किया है, अब पूरा शेयर बिक गया, अब पब्लिक ही पूरा शेयर ले लिया तो अंडरराइटर को कोई भी शेयर नहीं परचेज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको कमीशन मिलेगा, इसका मतलब क्रेडिट उसको मिल गया। तो इसलिए जो एकदम ब्लैंक आ जाते हैं उसको बोलते हैं अनमार्क्ड है, और जो वो हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं मार्क। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। ईशा जी क्लियर है? हाँ सर। चलिए, जब प्रैक्टिकल चीजें हैं, अब इसी तौर पर इसी लाइब्रेरी निकालना सिखाया जाएगा आपको। और उसको तुमको पहले बता देने वाला, determination of liability in respect of an underwriting contract. If the whole of the issue has been underwritten by the one person, मतलब एक ही आदमी ने क्या कर लिया, पूरा पूरा अंडरराइट कर लिया है, he is responsible to subscribe for all the share or debenture that have not been subscribed by the public. फिर आप समझ रहे हैं, उसने अंडरराइट कर लिया, इसका मतलब कवरेज दे दिए, कंपनी अब फ्री हो गई, रिस्क फ्री हो गई, अब मार्केट से इशू आएगा, अगर बिका तब भी ठीक, नहीं बिका तो सारा शेयर कौन लेगा, तो उसे अंडरराइटर लेना पड़ेगा, शेयर हो जाएगा उसका। इसी बात का अंडरराइटिंग किया, उसी बात को कमीशन मिला है। In such a case, it is not necessary to know the number of applicants which had originated through the underwriter and those which has flowed direct to the company. इससे मतलब नहीं है कि कितना फॉर्म जो आया है वो अंडरराइटर ने अपने मोहर के थ्रू अपना लगा के उसने फॉर्म भिजवाया है या कंपनी ने सीधे डायरेक्टली कस्टमर को, पब्लिक को सेल कर दिया है शेयर, इससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, बस शेयर पब्लिक को सेल होने से मतलब है। ठीक है, in case in the case in which only part of the issue has been underwritten, ठीक है, नहीं अगर ऐसा कोई केस आ जाए कोई पार्ट ऑफ इशू हैज बीन ओनली क्या किया जाए, अंडरराइट किया जाए, और वेयर देयर आर अ नंबर ऑफ अंडरराइटर, कई सारे अंडरराइटर हो जाएं, a certain amount of difficulty may arise in determining the liability of each of the underwriter. अब देखो एक ही अंडरराइटर था तो उससे मतलब नहीं है, फॉर्म आया हुआ अनमार्क्ड उससे मतलब नहीं है, अप्रोच मतलब नहीं है, सारा कैश मिल जाएगा, जो शेयर नहीं बिकेगा उसी को पूरा को लेना पड़ेगा। लेकिन जहां एक से ज्यादा अंडरराइटर हो जाएं, यानी कि कंपनी ने क्या किया, एक से अधिक लोगों के साथ अंडरराइट, बड़ा इशू था, 4 लोग 5 लोग 3 लोग मिलकर क्या किए हैं, अंडरराइट किए हुए हैं, तो अब इसे केस में जब पब्लिक शेयर नहीं लेगा तो बचेगा, तो उसमें अब डिवाइड हो कौन कितना ले, अब उसमें डिस्प्यूट होगा, अब कोई कम ले कोई ज्यादा ले, उसी हिसाब से लायबिलिटी निकाली जाएगी, मार्क और मार्क के हिसाब से, कौन कितना अप्रोच लगाया है उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा उसी हिसाब से। इन द केस ऑफ वे लिखा बोला है ईच अंडरराइटर क्या रहेगा, ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हर अंडरराइटर का लायबिलिटी कैसे निकालें, ईच केस ईच ऑफ द अंडरराइटर, सच अ डिफिकल्टी में अराइज इन डिसाइडिंग द बेसिस on which the unmarked application, that is the application which have directly flowed to the company, should be allocated among the different underwriters. This can be done in 2 ways. According to one method, the unmarked application are allotted in the proportion of gross amount of capital underwritten. जिन लोगों ने जितना भी ग्रॉस अंडरराइट किया हुआ है उसका रेशियो बना लो भाई, उसी रेशियो में जो नहीं बिका है उसको आप बांट दीजिए। दूसरा तरीका, these are allotted in proportion to the gross amount of capital underwritten as reduced by the marked application. जितना मार्क होके आ गया है उसको हटा लीजिए, उसके बाद जो बचे उसको बांट दीजिए। However, by following one of the other method, the liability of the underwriter or writer is ascertained in the, नीचे बताया गया आपको कैसे निकालना होगा। एक एग्जाम्पल को समझाना चाह रहा है, हम चलिए हम आपको बता समझा देते हैं इस एग्जांपल में क्या बता रहा है, इससे शायद आपको बात समझ में आ जाए, तब क्वेश्चन लगाने में आराम मिलेगा आपको। क्या है, क्या बोलिए, चीज को सुनाई दे रहा है आपको, आवाज नहीं आ रही क्लियर, बोलो आवाज क्लियर, क्या बोली सर, आवाज क्लियर नहीं आई है।
रिपीट करो। सर कुछ नहीं। कुछ नहीं, चलो ये कह रहा है इलाही क्या है, बक्स है, बुक्स जो लिखा है, एंड कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर किया है। दिस वर अंडरराइटेन एज फॉलो। इसमें क्या हो गए, ए बी सी, 3 अंडरराइटर शामिल है। ध्यान समझो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 3 अंडरराइटर शामिल हो गए, ए बी सी। ए ने किया 40%, बी ने किया 30% और सी ने भी किया 30%। इसका मतलब 20,000 का 40% ए ने अंडरराइट कर लिया, 20,000 का 30% ए कवरेज दे दिया और 20,000 30% हो गया। पूरा 100% का एक लोग न लेकर के 3 अंडरराइटर आ गए, तीनों ने सीधे कंपनी अंडरराइट कर लिया है। इन ऑल एप्लीकेशन फॉर 16,000 शेयर वर रिसीव्ड है। 20,000 में से 16 फॉर्म आया, 4,000 शेयर फॉर्म नहीं आया। अब फॉर 4,000 शेयर at the stamp of the A, those for 2,000 share। अच्छा कहाँ गया एप्लीकेंट, अब रुको, लिखा एप्लीकेंट फॉर 4,000 शेयर had the stamp of A का था, those for 2,000 शेयर at B and those for 4,000 शेयर of C, ठीक है। there were 10 applicant for 6,000 shares which did not pay any stamp, यानी 6,000 शेयर वालों ने कोई स्टाम्प नहीं दिया है। 2,000 6,000 ये अलग आए थे, उसके बाद 6,000 वालों ने कोई स्टैंप लगाई था, मतलब कि मार्क अनमार्क वाले शेयर आ गए। if credit for unmarked applicant is given to A, B in C proportionate to their gross liability, the liability of each underwriter will be as under। कैसे होगा, पहली बात तो आप लिखिए यहाँ पर ग्रॉस लायबिलिटी। तो आप ग्रॉस लायबिलिटी मतलब ये मान चलते हैं शुरू में कि अगर एक भी शेयर न बिका, पब्लिक ने एक शेयर भी परचेज नहीं किया इस दौरान, तो भाई सारा शेयर किसको लेना पड़ेगा, अंडरराइटर को परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसी बात पर उसने अंडरराइट किया हुआ है। तो क्या करेगा वो, पहले ग्रॉस मान लो 20,000 शेयर था, उसका निकाल 40%, 8,000, 30%, 30%, 6,000, यानी कि इन लोगों की ग्रॉस लायबिलिटी बन रही थी 8,000, 6,000 शेयर इनको लेना ही पड़ेगा अगर नहीं बिका तो पूरा पूरा। उसमें भी क्या हो गया, अब लेस करिए इसमें से अनमार्क्ड एप्लीकेशन, उसमें क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 6,000 शेयर आपके ऐसे आए जो अनमार्क्ड थे, कोई मार्क नहीं लगा था उसके ऊपर, ऐसी कंपनी भी किया था, कंपनी सु अफोर्ड लगाई थी इसके ऊपर। तो जो 6,000 अनमार्क थे, इस 6,000 अनमार्क वाले क्रेडिट मिल जाएगा इन लोगों को। इस अनमार्क वाले शेयर को 40-30-30 रेशियो बांट दीजिए इसको भी, क्योंकि इनका रेशियो ही था 40-30 का, तो 4-3 रेशियो बांट दिया, 2,400, 1,800 क्रेडिट मिल गया। तो इनकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। अब 5,600, 4,200 और 4,200 की लायबिलिटी आ चुकी है। उसके बाद फिर देखिए इसमें लेस करिए मार एप्लीकेशन, तो मार क्या था 4,000, 2,000 और 4,000 आया था एप्लीकेशन का इन लोगों में, है ना, 4,000, 2,000, 4,000 एबीसी का। तो ए के नाम पर 4,000 था, उसका कम हो गया लायबिलिटी, बी ने 2,000 और 4,000 कम कर दिया। तो अब फाइनल जो बची इनके पास 1,000, 2,200, सॉरी 1,600, 2,200 और 200 लायबिलिटी बच रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा, इसको जोड़ोगे 1,600, 2,200, 200 कितना होता है, जोड़ देख लो, तुम्हारा वही 4,000 आ जाएगा, क्योंकि 20,000 में 16 फॉर्म आ चुका था और 6,000, 4,000 बच गया था। ये जोड़ने पर 16, 2,200, 200 जोड़ोगे तो कितना 4,000 हो जाएगा आपका। तो यानी 4,000 फॉर्म इन लोग खरीदना पड़ेगा, जिसमें कि ए बी सी 1,600, 2,200 और 200 ये लोग मिलकर परचेज करेंगे। इस तरीके से पहले अनमार्क क्रेडिट दी जाती है, अनमार्क क्रेडिट देने के बाद फिर इन लोगों को मार्क प्लेस कर लिया जाता है, जो बचता है इन लोगों को परचेज करना पड़ेगा, तो कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, ठीक है ना। However, the other view taken in the unmarked application should be created different underwriter ratio liability after create a marked application। दूसरा रास्ता भी है, दूसरा ऑप्शन कहता है, तरीका काम करने का होता है, आप पहले लिखिए ग्रॉस लायबिलिटी 8,000, 6,000 ग्रॉस लायबिलिटी की थी, उसमें से पहले क्या कर लीजिए आप, इनका मार्क वाला लेस कर दो, 4,000, 2,000, 4,000 इनका मार्क वाला लेस कर दिया। उसके बाद फिर अनमार्क लेस कर दो अनमार्क लेस किया आपने, तो 1,600, 1,600, 800 आ गई। यानी इस तरह से भी लायबिलिटी आपकी आ सकती है। अब फर्म चाहे इस तरह से करे चाहे इस तरह से करे, उसकी मर्जी है। अनमार्क एप्लीकेशन जो आपका आया था, इसको रेशियो चेंज हो गया ना, 4-4 2 बांट दिया, क्योंकि यहाँ जो बचा था यहाँ पर ये लायबिलिटी 4-4-2 है ना, ये जो मार्क लेस करने के बाद जो बचा है इसको इस रेशियो में बांट दिया जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो 2 रास्ते काम करने के हैं, पहला दूसरा, जो आपको समझ में आए आप दोनों से लायबिलिटी निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं जब एक से अधिक जब अंडरराइटर हो जाते हैं तो क्या किया जाए। तो एक से अधिक, जब एक अंडरराइटर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो जितना नहीं बिकेगा पूरा वो अकेले खरीदे, पूरा खरीदना पड़ेगा उसको। लेकिन जब एक से अधिक अंडरराइटर हो जाते हैं तो इस सिचुएशन में हमको ये काम करना पड़ता है, तब देखना पड़ता है कौन कितना अप्रोच लगाया है, भाई कौन कितना अंडरराइट किया था। अगर सब मान लीजिएगा सब बराबर अंडरराइट किए होते
तो कोई दिक्कत था ही, तभी बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ 40-30 रेशियो बन चुका था और उसमें भी कोई अप्रोच लगाया है, अपना फॉर्म सेल करवाया, अपना मोहर मार के, कोई अनमार्क कराया, कोई नहीं कराया है। और कुछ कंपनी में खुद भी फॉर्म इशू किए, 3 दिन का मौका रहता है, उसी सब सेल करना होता है, सब लोग लगा था। जब फॉर्म सब आ गया, छाटा गया, उसमें मार्क भी थे, अनमार्क भी थे। तो जो मार्क वाले थे, जो ब्रोकर जिसने अंडरराइटर ने करवाया था, उसका उसको गेट मिलना है, और जो अनमार्क था कंपनी इशू किया है, इसका डायरेक्टली पब्लिक को किया है, तो इसका भी गेट मिल जाएगा उन लोगों को, अंडरराइटर्स को, क्योंकि जो नहीं बिका है सिर्फ वही परचेज करना है। तो उन लोग कितना कितना परचेज करेंगे, जो बचा है उन लोगों को इसी हिसाब से लायबिलिटी के साथ निकाल के इतना से उन लोगों को परचेज करना पड़ेगा। यही आपको यहाँ पर करना था।